आइए दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ प्रश्न जो है, देखिए यह जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है 2018 का प्रश्न जो है दिया गया है। उसके बाद देखिए आरआरबी एनटीपीसी का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप डी और जेई सभी तरह के प्रश्न जो है इसमें इतिहास का लिया गया है। इससे पहले जो है एक वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया गया, यह जो है इतिहास का दूसरा पार्ट रहने वाला है। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए पहला प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो दोस्तों, पाल वंश का पहला राजा की बात करेंगे तो यह जो है गोपाल था। और देखिए इंडिका का लेखक कौन था? तो दोस्तों, इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तमिल कवि कम्बन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण को संकलन किया था? तो दोस्तों, तमिल कवि कम्बन की बात करेंगे तो कम्बन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था? तो यह जो है रामायण का किया था। और देखिए प्राचीन भारत में कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दोस्तों, कलहन जो है यह जो है राजतरंगिणी जो है किसके द्वारा लिखा गया था? कलहन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो यह जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। रघुवंशम की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है कालिदास के द्वारा जो है लिखा गया था। और नट शास्त्र की बात करेंगे तो नट शास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा जो है लिखा गया था। नट शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है भरत मुनि के द्वारा जो है नट शास्त्र जो है लिखा गया है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए नट शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि के द्वारा जो है नट शास्त्र जो है लिखा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, संस्कृत व्याकरण का पुस्तक जिनको यानी संस्कृत व्याकरण का पुस्तक कौन सा है? तो यह जो है अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो यह जो है संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है। और इनका संकलन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है पाणिनि के द्वारा जो है लिखा गया है। उसके बाद देखिए चरक संहिता की बात करेंगे तो दोस्तों चरक संहिता जो है यह जो है चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों चरक संहिता की बात करेंगे तो यह जो है चरक के द्वारा लिखा गया है। और यह जो है चिकित्सा के जो है आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। उसके बाद देखिए दोस्तों सुश्रुत के बारे में बात करेंगे तो सुश्रुत जो है यह जो है आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 का प्रश्न है। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सुश्रुत को जो है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ऐहोल शिलालेख की बात करेंगे तो यह जो है पुलिकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अजंता की गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो दोस्तों अजंता की गुफा की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो इनकी स्थापना जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद देखिए एलोरा है, देखिए यहाँ है अजंता का गुफा किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिए अजंता है, एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफा यह जो है किस राज्य में स्थित है? यह जो है आपको महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भी जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो 2016 में पूछा गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों को द्वारा जो है ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लैक पैगोडा के रूप में जो हम लोग कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है जो है यह स्थित है। इन्हीं को जो हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कोणार्क मंदिर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे प्रश्न देखिए क्या है, देखिए आगे है कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा जो है यानी किस शासक के द्वारा जो है कोणार्क मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था? तो यहाँ देखिए नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो है भारत के उड़ीसा में स्थित है। और कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। देखिए एलोरा के मंदिरों का निर्माण डैश शासक ने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा के मंदिरों का निर्माण जो है यह जो है राष्ट्रकूट शासक के द्वारा जो है करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर डैश राजा द्वारा जो है इनका जो है निर्माण करवाया गया था? तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, यानी यहाँ शिव जी का जो है पूजा पाठ किया जाता है। और बृहदेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो यह जो है राजा चोल प्रथम के द्वारा जो है बनाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे तो इनका निर्माण जो है अनंत वर्मन चोंडक के द्वारा जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था। दोस्तों पुरी के जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे तो यह मंदिर भी ओडिशा में ही स्थित है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह भी ओडिशा में ही स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर भारत में डैश राज्य के पश्चिम तट पर स्थित है? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे तो यह जो है
भारत में जो है गुजरात राज्य के जो है पश्चिमी तट पर जो है, यानी भारतीय सॉरी यह जो है भारत के डैश राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यह जो है भारत के गुजरात राज्य के जो है पश्चिमी तट पर जो है स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात करेंगे तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह जो है बिमल शाह के द्वारा जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लिए। अगला प्रश्न का संबंध है कार्ले की जो है बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कार्ले की बौद्ध गुफाएं की बात करेंगे तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों कार्ले चेत या कार्ले बौद्ध गुफा की बात करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए भीमबेटका की बात करेंगे तो भीमबेटका जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। तो दोस्तों महाबोधि मंदिर की बात करेंगे तो यह जो है बिहार के बोधगया जिला में स्थित है और यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो है 2016 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है किस राजा ने गंगेकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों गंगेकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण जो है राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था। उसके बाद देखिए विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों देखिए सांची स्तूप की बात करेंगे तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा जो है सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद देखिए तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा जो है निर्मित किया गया था? तो दोस्तों तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में जो है इमारतों का समूह का निर्माण जो है यह जो है पल्लवों के द्वारा जो है करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा जो है, यानी कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर की बात करेंगे तो इनका निर्माण जो है पल्लव के शासनकाल में हुआ था। और श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्रवण बेलगोला की बात करेंगे तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है और यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है 298 ईस्वी पूर्व में जो है अपना जो है संलेखना विधि से जो है प्राण त्याग किया था। किस विधि से? संलेखना विधि से। और यह जो है जैन धर्म को जो है संरक्षण देने का काम किया था, अर्थात जैन धर्म को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा डैश ने करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जो है यह जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो है करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो है सिसोदिया वंश की राजधानी उस समय जो है हुआ करता था। उसके बाद देखिए दोस्तों संहिता के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों राजा भोज की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है परमार वंश से संबंधित है। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों प्रतिहार की बात करेंगे तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक जो है राजा हरिश्चंद्र हुए। ठीक है। और यह जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है। तो दोस्तों भारत का संबंध जो है, यानी जिसके नाम पे भारत रखा गया है, इनका संबंध जो है महाभारत से जो है देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए 284 नंबर प्रश्न है डैश नाम गिरिक भाषा से आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो दोस्तों भारत नाम जो है यह जो है कहाँ से आया हुआ है? तो दोस्तों भारत नाम की बात करेंगे तो यह ग्रीक भाषा से आया हुआ है और जिनका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र होता है। ठीक है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। और कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो दोस्तों कामरूप जो है यह जो है असम का प्राचीन नाम जो है कामरूप हुआ करता था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों मोहम्मद गौरी के सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गई और उनके राज्य पर जो है कब्जा कर लिया गया।
दोस्तों मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे तो इनके बीच जो है 2 युद्ध हुए। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध की बात करेंगे तो देखिए पहला युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध जो है 1191 में हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और दोनों युद्ध जो है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था। दोस्तों पहला युद्ध की बात करेंगे तो देखिए पहला युद्ध में जो है यानी तराइन के पहला युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जीता है और मोहम्मद गौरी का हार होता है, जबकि इसका उल्टा होता है दूसरा युद्ध में जो 1192 में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान का जो है हार होता है। तो यहाँ जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा तराइन का युद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1 मिनट दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपको दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, देखिए इसको हम लोग देखते हैं डिटेल्स में कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों देखिए दिल्ली में जो है क्रमशः जो है 5 राजवंशों ने शासन करने का काम किया था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो 5 राजवंशों के द्वारा जो है दिल्ली पर जो है शासन किया गया था। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत देखिए, ठीक है, देखिए दिल्ली पर जो है 5 राजवंशों का शासन काल में देखिएगा तो देखिए इसका ट्रिक होता है GKTSL होता है। ठीक है, GKTSL जो है इनका ट्रिक होता है। G4 क्या होता है? गुलाम वंश होता है। G4 क्या होता है? गुलाम वंश होता है। ठीक है, और K4 क्या होता है? K4 देखिए खिलजी वंश होता है। K4 खिलजी वंश होता है। T4 जो है तुगलक वंश होता है। T से क्या होता है? तुगलक वंश होता है। ठीक है, और S4 क्या होता है? तो दोस्तों S4 जो है सैयद वंश होता है। S4 क्या होता है? S4 देखिए सैयद वंश होता है। ठीक है, S4 जो है सैयद वंश होता है। और L4 देखिए लोधी वंश होता है। L4 क्या होता है? L4 जो है लोधी वंश होता है। ठीक है, L4 लोधी वंश होता है। देखिए गुलाम वंश का स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। जबकि खिलजी वंश का स्थापना जो है ना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो है खिलजी वंश का स्थापना करवाया गया था। तुगलक वंश का स्थापना तो जो है दोस्तों यह जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है तुगलक वंश का स्थापना करवाया गया था। देखिए सैयद वंश का स्थापना जो है खिज खां के द्वारा जो है किसके द्वारा? खिरिज खां के द्वारा जो है सैयद वंश का स्थापना जो है किया गया था। उसके बाद देखिए लोधी वंश का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है बहलोल लोधी के द्वारा जो है दिल्ली में बहलोल लोधी के द्वारा जो है दिल्ली में लोधी वंश का स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों गुलाम वंश का जो है शासनकाल देखिएगा तो इनका शासनकाल जो है 1206 से लेकर के जो है 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन किया गया है। ठीक है, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक है? देखिए गुलाम वंश का शासन जो है 1206 से लेकर के जो है 1290 तक हुआ है। उसके बाद देखिए गुलाम वंश के बाद जो है गुलाम वंश के बाद देखिए खिलजी वंश की बात करेंगे तो दोस्तों खिलजी वंश का शासनकाल जो है 1290 से लेकर के जो है 1320 तक जो है खिलजी वंश का शासन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए तुगलक वंश आइएगा तो देखिए तुगलक वंश का शासनकाल जो है 1320 से लेकर के जो है 1414 तक जो है किसका शासन रहा है? तो तुगलक वंश का रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों सैयद वंश की बात करेंगे तो देखिए सैयद वंश का शासन काल जो है इनका शासन जो है 1400 देखिए 1414 से लेके जो है 1414 टू 1451 तक रहा है। उसके बाद देखिए अंतिम में जो है लोधी वंश जो है रहा है। तो दोस्तों लोधी वंश की बात कीजिएगा तो लोधी वंश का शासनकाल जो है यह जो है 1451 से लेकर के जो है 1526 तक जो है यानी क्रमशः जो है शासन काल जो है इनका देखने को मिलता है। देखिए सबसे ज्यादा जो है प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा दिन तक कौन शासन करने का काम किया था? तो दोस्तों गुलाम वंश देखिए गुलाम वंश जो है यह जो है कुल मिला करके जो है 84 वर्ष तक जो है शासन करने का काम किया था। उसके बाद देखिए खिलजी वंश की बात करेंगे तो खिलजी वंश जो है लगभग जो है 30 वर्ष तक शासन किया था। और सबसे अधिक आइएगा तो सबसे अधिक जो है यह जो है आपको तुगलक वंश जो है शासन करने का काम किया था। ठीक है, सबसे अधिक कौन किया था? तुगलक वंश किया था जो लगभग 94 वर्ष तक जो है शासन करने का काम किया था। उसके बाद देखिए यह जो आपको सैयद वंश जो है लगभग 75 वर्ष तक शासन करने का काम किया था। और लोधी वंश जो है लोधी वंश के अंतिम देखिए लोधी वंश में आइएगा तो लोधी वंश के जो है 3 राजा हुए।
ठीक है, लोधी वंश के 3 शासक हुए, जिसमें सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले जो है बहलोल लोधी थे। सबसे पहला कौन थे? बहलोल लोधी थे। उसके बाद जो है सिकंदर लोधी हुआ। ठीक है, सिकंदर लोधी हुआ और सिकंदर लोधी के द्वारा जो है 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर का स्थापना किया गया था और 1506 में इन्होंने जो है आगरा को ही राजधानी बनाया था। और उसके बाद अगला हुआ कौन? इब्राहिम लोधी हुआ और इब्राहिम लोधी के शासनकाल में जो है 1526 ईस्वी में जो है 1526 ईस्वी में जो है बाबर जो है यहाँ पर आक्रमण करता है और 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है भारत में जो है मुगल वंश का जो है स्थापना होता है। भारत में जो है मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। तो देखिए इसका सीरियली पूछा गया था। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद जो है लोधी वंश था। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन पे पुनः रिटर्न होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है क्या कह रहा था, क्वेश्चन पाइए। तो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम हम लोग देख लें। सबसे पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश हुआ और लोधी वंश के शासनकाल के दौरान ही बाबर का 1526 में आक्रमण होता है। कब? 1526 में आक्रमण होता है। बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का जो है प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोधी जो है बुरी तरह से पराजित होता है और युद्ध के मैदान में ही जो है मारा जाता है और यहाँ से जो है भारत में जो है मुगल वंश का स्थापना होता है। उसके बाद देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध देखिए कब हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है कब होता है? यह जो है 1556 हुआ था और यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर एवं हेमू के बीच होता है और इस युद्ध में हेमू जो है पराजित होता है। इस युद्ध में हेमू पराजित होता है और यहाँ इसका हार होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध देखिए किसके किसके बीच हुआ? तो यह 1761 में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों अभी जस्ट देखिए गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कब किया गया था? 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है और 1210 ईस्वी में जो है यह जो है चोगन या पोलो खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो जाती है। यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर क्लोज होता है और प्रश्न पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण जो है कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में जो है दिल्ली का जो है दिल्ली सल्तनत का राजधानी कहाँ हुआ था? तो उस समय जो है लाहौर जो है दिल्ली सल्तनत का राजधानी हुआ करता था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे डैश कहा गया है? तो दोस्तों सल्तनत कालीन के दौरान जो है भूमि वितरण का जो है प्रशासनिक प्रणाली को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसको जो है इक्ता प्रणाली के रूप में जो है हम लोग जानते हैं और इक्ता प्रणाली व्यवस्था जो है किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो दोस्तों यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक्ता प्रणाली का जो है प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 291 नंबर प्रश्न है। 291 नंबर प्रश्न जो है यह जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम गुलाम वंश था? तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि गुलाम वंश जो है कितना दिन तक शासन करने का काम किया था। तो दोस्तों गुलाम वंश की बात करेंगे तो गुलाम वंश जो है 84 वर्ष तक जो है शासन किया था और सबसे अधिक दिन तक कौन किया था? तो दोस्तों सबसे अधिक दिन तक जो है तुगलक वंश जो है शासन करने का काम किया था। ठीक है, आइए सिलेबस पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश हो जाएगा और इनकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 1206 से जो है गुलाम वंश 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत का शुभारंभ होता है और 1526 तक जब तक मुगल आक्रमण नहीं कर, सॉरी, जब तक बाबर आक्रमण नहीं करता है भारत में, यानी बाबर के आक्रमण करने के बाद जो है भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। कब? 1526 ईस्वी में होता है। तब तक जो है भारत में कौन शासन करता है? तो दिल्ली सल्तनत जो है शासन करने का काम कर रहा था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की अवधि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, और 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, डैश द्वारा खिलजी वंश का, देखिए डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो जो दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो है खिलजी वंश का स्थापना किया था और इसी वंश का जो है प्रमुख शासक हुए कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम लोग एक एक कहेंगे और एक ये जो है एक एक को जो है द्वितीय सिकंदर
के रूप में जाना था और इन्होंने उपाधि धारण किया सिकंदर ए सानी के नाम से जो है उपाधि धारण किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो दोस्तों बख्तियार खिलजी की बात करेंगे तो यह जो है 13वीं सदी में जो है, देखिए यह जो है आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है जो 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। बख्तियार खिलजी जो है बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को जो है पराजित करने का काम किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है फुतुहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धि का रिकॉर्ड दिया गया है। तो दोस्तों फुतुहात ए फिरोजशाही की बात करेंगे तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। यह जो है किससे संबंधित है, यह जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 296 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो दोस्तों देखिए दिल्ली सुल्तान के पहला राजधानी कहाँ था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इनका राजधानी कहाँ था, लाहौर था। और लाहौर से जो है दिल्ली लाने का काम कौन किया था। तो दोस्तों लाहौर से दिल्ली लाने का काम जो है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली से जो है देवगिरी स्थापित करने, दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित करने का काम कौन किया था। तो यह जो है एमबीटी के द्वारा करवाया गया था जो असफल रहा था। तो यहाँ प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। तो दोस्तों यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक था जिनको रक्त पिपासु शासक भी कहा गया, यानी ब्लड को चूसने वाला। ठीक है, रक्त को पीने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई डैश द्वारा, देखिए इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी की बात करेंगे तो यह जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर के द्वारा जो है मारा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आगरा शहर का संस्थापक है। तो दोस्तों आगरा शहर का जो है स्थापना जो है 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था और यह जो है लोदी वंश से संबंधित था। और लोदी वंश का संस्थापक यदि आपको पूछ ले तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी था। उसके बाद देखिए दोस्तों कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की इमारत है। ठीक है, ऊंची ईंट की इमारत, सॉरी ऊंची ईंट की मीनार है, इसका निर्माण जो है 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था। तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा शुरू करवाया गया था या किसके आदेश पे करवाया गया था। तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश के पे करवाया गया था और इनका निर्माण कार्य जो है पूरा करवाने का श्रेय किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय इस्लामिक शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारक में दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा में देखने को मिलता है, यह जो है दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। तो गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और एकता परतारी की बात करेंगे तो यह जो है सल्तनत काल में जो है शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो दोस्तों यह जो है रानी चांद बीबी थे जिन्होंने अकबर का भी विरोध किया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है किसने साहित्य अमुक्तमाल्यदा पर जो है मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था। तो दोस्तों अमुक्तमाल्यदा की बात करेंगे तो यह जो है कृष्णदेव राय से संबंधित है और कृष्णदेव राय के बारे में पूछे तो यह जो है तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आइए, आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोला कोंटी की बात करेंगे तो निकोला कोंटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया हुआ था, निकोला कोंटी आया हुआ था और यह जो है 1420 ईस्वी में जो है विजयनगर का दौरा किया था। ठीक है, प्रश्न ऐसे बनता है कि निकोला कोंटी जो है किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो दोस्तों यह जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया हुआ था। डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर एवं बुक्का ने की थी। तो दोस्तों 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो है करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य का स्थापना जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, हसन गंगू के द्वारा करवाया गया था। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे दोस्तों, हरिहर प्रथम की बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजा हुए। उसके बाद देखिए वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी
जो है हुआ करती थी। दोस्तों हम्पी की बात करेंगे तो हम्पी जो है उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को डैश के रूप में मुगलों ने जारी रखा था। तो दोस्तों शेरशाह द्वारा जो है शुरू किया गया चांदी के सिक्कों को जो है मुगलों ने रुपया के रूप में जो है यानी मुगल जो है रुपया के रूप में जो है जारी रखा था। उसके बाद देखिए जीटी रोड का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों जीटी रोड का निर्माण की बात करेंगे तो यह जो है शेरशाह सूरी के द्वारा जो है करवाया गया था, जबकि इनका पुनर्निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह जो है डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण जो है डलहौजी के शासनकाल में जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था, जबकि इनका निर्माण जो है सर्वप्रथम जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल को देखेंगे तो शेरशाह सूरी का शासनकाल जो है 1540 से लेकर के जो है 1545 तक जो है इनका शासनकाल माना जाता है। 1540 से लेके जो है 1545 तक। ठीक है, 1545 तक जो है इनका शासनकाल माना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। तो देखिए दीन ए इलाही की बात करेंगे तो यह जो है कब प्रचलन में आया था। तो दोस्तों यह जो है 1582 ईस्वी में जो है शुरू करवाया गया था। कब? 1582 ईस्वी में जो है दीन ए इलाही जो है अकबर के द्वारा जो है शुरू करवाया गया था। दोस्तों यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद देखिए किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है अकबर के द्वारा जो है गुजरात विजय के अभियान के बाद करवाया गया था, और बाद में जो है इन्होंने जो है फतेहपुर सिकरी को जो है अपना राजधानी बनवाया था। उसके बाद देखिए सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू करवाया गया था। यह अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी व्यवस्था जो है शुरू करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 27 अक्टूबर 1605 को किसकी फतेहपुर सिकरी में मृत्यु हुई थी। ठीक है, देखिए 27 अक्टूबर 1605 को किसकी फतेहपुर सिकरी में मृत्यु हुई थी, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो दोस्तों सम्राट अकबर की बात करेंगे तो अकबर का मृत्यु कब होता है। तो इनका मृत्यु जो है ना 1605 ईस्वी में जो है इनका मृत्यु हो जाता है, और इनका जो है इनको जो है कहाँ दफनाया गया था। तो दोस्तों इनको जो है आगरा के सिकंदरा में जो है दफनाया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सम्राट अकबर हो जाएगा। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी। तो दोस्तों रानी हमीदा बानो बेगम की बात करेंगे तो यह जो है हुमायूं के पत्नी थी। ठीक है, देखिए पहला दिल्ली सल्तनत का स्थापना बाबर के द्वारा सॉरी मुगल वंश का स्थापना जो है बाबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था। बाबर जो है मुगल वंश का स्थापना करता है। उसके बाद देखिए बाबर के बाद हुमायूं हुआ। ठीक है, हुमायूं हुआ। हुमायूं के बाद कौन हुआ, अकबर हुआ। हुमायूं के बाद अकबर हुआ। ठीक है, और अकबर के बाद जो है देखिए अकबर के बाद जो है अकबर के बाद की बात करेंगे तो दोस्तों अकबर के बाद जो है जहांगीर और शाहजहां हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमीदा बानो बेगम की बात करेंगे तो हमीदा बानो बेगम जो है किनकी पत्नी थी। तो दोस्तों हुमायूं की पत्नी थी, और यह जो है अकबर की मम्मी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट हुए। तो दोस्तों अकबर के बारे में बात की जा रही है तो अकबर जो है भारत के तीसरे मुगल सम्राट हुए। उसके बाद देखिए दोस्तों डैश में एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी की बात करेंगे तो यहाँ जो है कौन थे, शेख सलीम चिश्ती हुआ करते थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो कब हुआ था, 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1527 में। देखिए बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध देखिए कौन कौन था। तो सबसे पहले कौन था, तो दोस्तों सबसे पहले जो है पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, सबसे पहले पानीपत का प्रथम था। उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध था। ठीक है, उसके बाद जो है चंदेरी का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था। उसके बाद देखिए घग्गर का युद्ध था। ठीक है, उसके बाद जो है घाघरा का युद्ध था। देखिए पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था, और चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। और सॉरी यहाँ देखिए ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है 1529 में जो है घाघरा के युद्ध, यानी 1526, 27, 28, 29 में जो है यह चारों युद्ध जो है क्रमशः लड़े गए थे। और बाबर का मृत्यु यदि आपसे पूछ ले तो कब हुआ था। तो दोस्तों इनका मृत्यु जो है कब हुआ था, 1530 ईस्वी में जो है इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1526 में हुआ था। सॉरी खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। कब, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
उसके बाद देखिए किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो दोस्तों मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो कहा क्या जाता था दोस्तों? तो मुगल वंश के जो राजा हुए उनको जो है उनको जो है बादशाह कहा गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी या शेर खां का असली नाम जो है ना फरीद खां हुआ करता था। डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण करवाया था, किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रक रोड सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो दोस्तों जस्ट देखें हम लोग जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए भारत में तीसरे मुगल बादशाह के बारे में देख लेते, कौन था? अकबर था। ठीक है। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो दोस्तों ताजमहल की बात करेंगे तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और देखिए भारतीय इतिहास में किससे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों औरंगजेब की बात करेंगे तो इनका मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में जो है अहमदनगर दुर्ग में हुआ था। ठीक है। और यहाँ एक और भी प्रश्न बनता है, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु जो है 1708 में हुआ था, यानी औरंगजेब के 1 साल के बाद जो है इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए डैश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासन के कई क्षेत्रीय सत्ता जो सम्राट जो सत्ता में आए थे। तो दोस्तों पूछ रहा है कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो इससे पहले हम लोग बता चुके हैं कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में जो है अहमदनगर दुर्ग में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। किस किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर की बात करेंगे तो इनको जो है रंगून में जो है निर्वासित कर दिया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों बाबर की आत्मकथा की बात करेंगे तो बाबरनामा है और इनको जो है तुर्की भाषा में जो है लिखा गया था। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपने जीवनी लिखी और दरबार कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्यिक स्रोत को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इनको जो है इतिवृत्ति के रूप में जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है कब करवाया गया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। यहाँ प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी या विजय शहर 12 साल तक डैश की राजधानी रही है? तो दोस्तों अकबर की राजधानी रही है। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डैश किले को सबसे 10 किले का सबसे सुंदर जो है संरचना है? तो दोस्तों मोती मस्जिद की बात करेंगे तो यह जो है लाल किला का जो है सबसे सुंदर संरचना है। चार मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण जो है कुतुब कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ प्रश्न है कि चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी की उन्मूलन के लिए करवाया गया था? तो दोस्तों उस समय जो है चार मीनार का निर्माण जो है यह जो है ना प्लेग बीमारी से संबंधित उन्मूलन के लिए जो है करवाया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी प्लेग हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, वह कौन है जो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो की बात की जा रही है। तो अमीर खुसरो के द्वारा जो है तबला एवं सितार का जो है आविष्कार किया गया था। यह जो है अमीर खुसरो के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए राजपूत राजवंश के अनंग पाल तोमर ने डैश का राज्य स्थापित किया था? तो दोस्तों दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह जो है अनंग पाल तोमर के द्वारा जो है करवाया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए चश्मे शाही डैश भारत की स्थिति पूर्व मुगल भागों में से एक है? तो दोस्तों चश्मे शाही की बात करेंगे तो यह जो है कश्मीर से संबंधित है। डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? तो दोस्तों यह जो 1877 में जो है इंग्लैंड की महारानी को जो है भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरीद देखिए महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जजीरा जंजीरा किला
चारों ओर से घिरा है, यह कहाँ मतलब क्या है, यह जल से संबंधित है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों हवा महल कहाँ है? तो दोस्तों हवा महल की बात करेंगे तो यह कहाँ है, यह जो है आपको जयपुर में है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में हवा महल है, और इनका निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सॉरी, देखिए यह निर्माण जो है किसके, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। जबकि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? तो दोस्तों यह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से जो है हवा महल का निर्माण जो है जयपुर में करवाया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की बात करेंगे तो यह जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, यह डैश में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है आपको अमृतसर में स्थित है। और हरमंदिर साहिब का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों यह जो है अर्जुन देव के द्वारा जो है, किसके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा जो है यह मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था। और इसके निर्माण के लिए जो है 500 बीघा जमीन जो है किसके द्वारा दिया गया था? अकबर के द्वारा जो है दिया गया था। रामदास को जो है अकबर के द्वारा जो है 500 बीघा जमीन जो है दान में दिया गया था। देखिए चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बढ़िया प्रश्न है, चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चिलियावाला युद्ध की बात करेंगे तो यह युद्ध 1849 ईस्वी में जो है चिलियावाला का युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर की बात करेंगे तो यह जो है अमृत सरोवर झील के पास स्थित है, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? तो दोस्तों इंग्लैंड की रानी को भारत का साम्राज्य जो है 1877 में घोषित किया गया था। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है कब होता है? तो इनकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है इनकी स्थापना होती है। और यह भारत आगमन इनका कब होता है? तो इनका भारत आगमन जो है 1608 ईस्वी में जो है जहांगीर के शासनकाल में जो है यह भारत आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा किया था? तो दोस्तों अंग्रेज के द्वारा जो है पंजाब पर कब्जा जो कब किया गया था? 1849 में किया गया था। जबकि सिंध पर जो है 1843 में कब्जा किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों फोर्ट विलियम की बात करेंगे तो यह जो है कलकत्ता में है। और इनकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो यह जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वास्को डी गामा की बात करेंगे तो वास्को डी गामा ने डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो दोस्तों वास्को डी गामा की बात करेंगे तो यह कब जो है भारत में आया था? यह 1498 में जो है आया हुआ था, केरल के तट पे आया हुआ था। उसके बाद देखिए यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचा था? तो यह जो है केरल के जो है कालीकट बंदरगाह पे जो है 1498 ईस्वी में पहुंचा था। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है? देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, और मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न जो है बढ़िया प्रश्न होता है। ठीक है, आइए देखिए भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला की बात करेंगे तो यह जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ठीक है। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त किया था। तो दोस्तों अष्टप्रधान की बात करेंगे तो अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में था। और नवरत्न की बात करेंगे तो नवरत्न का संबंध किससे है? तो दोस्तों नवरत्न का संबंध जो है अकबर से था। किससे संबंध था? अकबर से था। ठीक है, अकबर से था। और अष्टदिग्गज की बात करेंगे तो दोस्तों अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय से संबंधित, यानी KDR से संबंधित था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है डैश वर्ष में लड़ी गई थी? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। ठीक है। भारत में प्रथम रेल यात्री
देखिए भारत में प्रथम रेल यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह जो है महाराष्ट्र में जो है शुरू हुआ था। और पहला रेल यात्री की बात करेंगे तो यह जो है मतलब भारत में जो है पहला ट्रेन कब चालू था? तो 1853 में जो है भारत में जो है पहली बार जो है ट्रेन जो है चालू हुआ था, जो मुंबई से लेकर ठाणे तक कुल मिलाकर के जो है 34 किलोमीटर जो है दूरी तय करने का काम किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न की बात कीजिएगा तो अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो है भारत का जो है प्रथम जूट मिल की बात करेंगे तो यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों 365 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्ठा डैश बोया जाता था। तो दोस्तों 5 कट्ठा जो है नील बोया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त की बात करेंगे तो यह जो है 1765 में शुरू किया गया था और 1772 तक जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है रहा था। और अस्थाई बंदोबस्त जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कर्नवालिस के द्वारा जो है शुरू किया गया था। पानीपत का तीसरी लड़ाई के बारे में जस्ट देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों सालाबाई, देखिए सालबाई की संधि जो है, सालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया था। तो दोस्तों सालबाई की संधि की बात करेंगे तो यह जो है 1782 में जो है स्थापित किए गए थे, सॉरी 1782 में जो है सालाबाई की संधि हुआ था और यही जो है हस्ताक्षर किए गए थे। बसिन का संधि 1802 में हुआ था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी समिति थी? तो दोस्तों हैदराबाद थी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डैश को शुरू किया गया था? तो दोस्तों माहलवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो यह जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है शुरू किया गया था। और माहलवाड़ी का जनक कौन था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू करवाया गया था। देखिए भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों विलियम हंटर समिति का गठन जो 1882 में हुआ था। सेरलर आयोग जो कि शिक्षा संबंधित इनका गठन 1917 में हुआ था। वुड डिस्पैच की बात करेंगे तो वुड डिस्पैच जो है 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया हुआ था। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत डैश ने किया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ज्ञान प्रसारक मंडली का शुरू करवाया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो दोस्तों यह जो है मेकाले आयोग आया हुआ था। कब? 1835 में आया हुआ था और इन्हीं के कारण जो है अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न है, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था? तो दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके इतिहास को देख लेते हैं। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो भारत में जो है क्रमशः जो है 4 जो है आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, भारत में जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, जिसमें देखिए पहला युद्ध जो है कब लड़ा गया था? दोस्तों पहला युद्ध 1767 टू, देखिए पहला युद्ध 1767 टू 1769 में लड़ा गया था। ठीक है, पहला युद्ध जो है 1767 टू 69 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध 1780 टू 1784 में लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो तीसरा युद्ध जो है 1790 टू 1792 में लड़ा गया था। और चौथा युद्ध देखिए 1799 में जो है टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है और यहीं से युद्ध जो है चौथा जो है समाप्त हो जाता है। देखिए पहला और दूसरा में हैदर अली लड़ा था, पहला और दूसरा में हैदर अली लड़ा था। ठीक है, और तीसरा और चौथा में जो है इनके पुत्र थे। ठीक है, इनके पुत्र जो है टीपू सुल्तान जो है लड़े थे। ठीक है, देखिए पहला युद्ध जो है 1767 टू 69 में जो है यह जो है किस संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका ट्रिक होता है MMS। ठीक है, पहला संधि जो है मद्रास की संधि के तहत जो है पहला युद्ध समाप्त हुआ था। पहला किस संधि के तहत? मद्रास की संधि के तहत। दूसरा जो है 1780 टू 84 में जो है किस संधि के तहत खत्म हुआ था? तो दोस्तों दूसरा जो है यह जो है 1780 टू 84 में जो है मंगलोर की संधि के तहत खत्म हुआ था। कब? मंगलोर की संधि के तहत जो है खत्म हुआ था। ठीक है, और तीसरा देखिए तीसरा किस संधि के तहत? तो दोस्तों तीसरा जो है यह जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है युद्ध खत्म हुआ था। यानी तीनों युद्ध जो है
किस किस संधि के तहत खत्म हुआ था बता दिए। उसके बाद देखिए 1799 में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और यहीं से जो है युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि किस संधि के परिणाम स्वरूप जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो यह जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। अंग्रेज ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बम्बई, देखिए बंगाल, बम्बई, मद्रास, जिन्हें डैश कहा गया है, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया था। देखिए अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम डैश को बनाया था। तो दोस्तों 1835 के जो है मेकाले आयोग को बनाया था। तो उसके बाद देखिए 1914 में जो है कॉमनवेल नामक जो है साप्ताहिक समाचार पत्र जो है स्थापना किया था। तो दोस्तों कॉमनवेल जो है यह जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है समाचार पत्र जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए 1778 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी। तो दोस्तों कलकत्ता में जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है 1778 में स्थापित किया गया था। जबकि पुर्तगाली के द्वारा जो है कब स्थापित किया गया था? दोस्तों पुर्तगाली के द्वारा जो है 1556 ईस्वी में जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र जो है निकाला गया था? तो दोस्तों केसरी एवं मराठा की बात करेंगे तो लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है शुरू किया गया था। देखिए केसरी, देखिए पहले मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में था। केसरी की बात करेंगे तो दोस्तों केसरी जो है मराठी भाषा में जो है छपा हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। देखिए पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था और यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। इस अखबार का क्या नाम था? तो दोस्तों उद्दंत मार्टन जो है हिंदी भाषा का जो है पहला समाचार पत्र है और इनके संस्थापक कौन थे? पंडित जुगल किशोर जो है इनके संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया जो है प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए डैश पर 1857 के विद्रोहियों के नेतृत्व के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों बहादुर शाह जफर के बारे में यह बात किया जा रहा था। ठीक है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत जो है ग्वालियर में हो गया था और ग्वालियर में ही जो है इनका जो है क्या बोलते हैं, मतलब कि इनका जो है समाधि स्थल है। देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में 1875 में हुआ था। ठीक है, जबकि भारत में जो है बाद में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो यह जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब किया गया था? 1828 ईस्वी में किया गया था। कब? 1828 ईस्वी में किया गया था। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो दोस्तों आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 ईस्वी में जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के जो है यह जो 1829 में जो है विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है प्रतिबंध लगाया गया था। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? ठीक है, कई प्रचार किया था जैसे कि मूर्ति पूजा। देखिए मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध जो है यह जो है यानी इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? दयानंद सरस्वती किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन का जो है गठन किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम जो है मणिकर्णिका था? तो दोस्तों मणिकर्णिका के नाम से किसको जाना जाता? लक्ष्मीबाई को जाना जाता था। बंगाल में डैश की खेती के कारण जो है 1859-60 में जो है विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों बंगाल में जो है नील की खेती के कारण जो 1859-60 में जो है नील विद्रोह हुआ था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंतर डैश के नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान जो है प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तो दोस्तों आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और इसी में जो है वंदे मातरम का भी संकलन किया गया था। देखिए आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य जो है ना ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी सम्मान, मानव
अधिकार प्राप्त हो सके, इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों इन यानी आत्मसम्मान आंदोलन की बात की जा रही है। तो आत्मसम्मान अभियान जो है यह जो है ईवी रामास्वामी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1893 में विश्व धर्म संसद धर्म सभा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों 1893 में जो है देखिए 1893 में जो है इनका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नेतृत्व जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा करवाया गया था किया गया था सॉरी। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन थे? देखिए बदरुद्दीन तैयब थी। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हो रहा था यानी 1947 की बात की जा रही है, तो 1947 के दौरान जो है भारत का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों उस समय जो है जेबी कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जबकि विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया था, तो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जा रही है तो एनी बेसेंट थी। जबकि स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। अब प्रश्न देखिए 3-4 तरह से घुमाएगा आपको। देखिए स्वतंत्रता पूर्व तो एनी बेसेंट थी और स्वतंत्रता के बाद तो इंदिरा गांधी थी। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तब जो है कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है कब अध्यक्षता किया था? तो सरोजिनी नायडू जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और उसके एनी बेसेंट की बात करेंगे तो दोस्तों एनी बेसेंट जो है कब अध्यक्षता की थी? 1917 में जो है की थी। ठीक है, उसके बाद एक और महिला अध्यक्ष हुए जिनका नाम जो है नलिनी सेन गुप्ता थी और यह जो है 1933 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना जो है कब हुआ था? दोस्तों मद्रास में वेद समाज की स्थापना यहाँ 64 है, कहीं कहीं 67 भी लिखता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में हुआ था। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? तो यह जो है पंडिता रमाबाई के द्वारा जो है महिलाओं के अधिकार में सुधार करने का जो है काम किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस एवं इंडियन मुस्लिम लीग के बीच जो 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। और लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों इनकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है 1916 की जो है लखनऊ समझौता की लखनऊ में जो है 1916 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी जस्ट हम लोग देखे हैं तो इंदिरा गांधी थी। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। एक बार हम लोग बंगाल विभाजन को थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बंगाल विभाजन सबसे पहले देखिए कब हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन की हम लोग बात करेंगे तो देखिए बंगाल विभाजन का जो है देखिए बंगाल विभाजन करने का जो है पहला है जो प्रयास जो है यानी बंगाल विभाजन करने की कोशिश जो है कब से की जा रही थी? तो दोस्तों बंगाल विभाजन करने का प्रयास जो है 1903 में जो है माना जाता है कि प्रारंभ हो चुका था। कब? 1903 में जो है प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन के लिए पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो देखिए बंगाल विभाजन के लिए जो पहला प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन की बात करेंगे तो प्रकाशन जो है 6 जुलाई 1905 में हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन के लिए पहला प्रकाशन? कब हुआ? 6 जुलाई 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन के लिए प्रस्ताव जो है कब जो है लाया गया था? तो देखिए ऐसा माना जाता है 19 जुलाई को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था और 20 जुलाई को जो है यह प्रस्ताव जो है पारित हो गया था। 20 जुलाई को जो है प्रस्ताव पारित हो गया था और 1905 की ही घटना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 अगस्त को जो है ना 7 अगस्त को कोलकाता के टाउन हॉल में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो है वहां जो है एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जहां लगभग 50 से 60 हजार व्यक्ति उपस्थित थे। ठीक है, और वही निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है स्वदेशी आंदोलन अपनाएंगे। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन का वर्णन जो है कहाँ मिलता है? यह जो है के मित्रा का जो है एक पत्रिका था और वहीं से मिलता है।
अब फाइनली जो है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन फाइनली की बात करेंगे तो यह जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन जो है फाइनली जो है बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है शोक दिवस की बात करेंगे तो दोस्तों शोक दिवस या रक्षाबंधन दिवस की बात करेंगे तो रक्षाबंधन दिवस कब मनाया गया था? तो यह जो है 16 अगस्त 1905 को जो है रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? 16 अगस्त 1905 को। यानी कलकत्ता के टाउन हॉल में सर्वदलीय सम्मेलन कब बुलाया गया? 7 अगस्त को। और 16 अगस्त को जो है शोक दिवस या रक्षा दिवस मनाया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया। और 1911 में जो है पुनः बंगाल विभाजन जो है जॉर्ज अरुणडेला समिति की सिफारिश पर जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अब पुनः जो है बंगाल का विभाजन किया गया। और उसी समय जो है 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल से जो है बिहार सहित उड़ीसा को जो है अलग कर दिया गया। अब पुनः उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो दोस्तों उड़ीसा की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1936 को जो है 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से पुनः जो है उड़ीसा अलग हो गया। और 2000 ईस्वी में जो है बिहार से झारखंड अलग हो गया था। और 1911 ही की घटना है कि 12 दिसंबर 1911 को, कब का घटना है? 12 दिसंबर 1911 को यह निर्णय लिया गया कि बंगाल का राजधानी जो है बंगाल का राजधानी जो है कलकत्ता से स्थानांतरित करके जो है दिल्ली जो है बंगाल का राजधानी जो है बनाया गया। ठीक है, 12 दिसंबर 1911। इसलिए हम लोग बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पे पुनः आते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन इसमें जो है इस समय जो है वायसराय कौन थे? तो दोस्तों बंगाल विभाजन के समय वायसराय की बात करेंगे तो कर्जन थे। देखिए स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवार पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो यह जो है बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की हत्या के आरोप में फांसी की सजा यानी इन तीनों को जो है फांसी की सजा जो है किसके हत्या के आरोप में दिया गया था? तो जेपी सॉन्डर्स के हत्या के विरोध में जो है इन तीनों को फांसी दिया गया था। किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत के गले लगा लिया था? तो यह चंद्रशेखर आजाद थे, जो कि एल्फ्रेड पार्क में 1927 ईस्वी में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद देखिए किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था? दोस्तों यह मैडम भिकाजी कामा था, जिनको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए बंगाल विभाजन जो है का आदेश किसने दिया था? तो कर्जन के द्वारा दिया गया था। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी यानी लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। तो इनको जो है लाला लाजपत राय बाल तिलक के नाम से जाना जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। किस त्योहारों के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो दोस्तों यह जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। चोरी चोरा घटना कब हुआ था? तो दोस्तों चोरी चोरा घटना की बात करेंगे तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है यह हुआ था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था? तो दोस्तों यह अहमदाबाद मिल हड़ताल के समय 1918 में किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए देश भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था और यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी वापस लौटे थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों यह भगत सिंह के द्वारा जो है 1928 में किया गया था। कब? 1928 में किया गया था। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। वह औरत कौन था जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने भारत की कोकिला के नाम से जाना था? दोस्तों सरोजिनी नायडू को भारत का स्वर्ण कोकिला कहा गया है। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो यह जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी ने नेतृत्व यानी मैराथन मार्च किस स्थान से शुरू किया था? तो दोस्तों यह जो है साबरमती से शुरू किया गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। वीडियो देख